हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक। क्लास 9th में कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी 10th क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, इसीलिए तो मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है। और ये इस सीरीज़ का 3rd लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर तुम डायरेक्ट इसी लेक्चर पे आ गए हो तो मैं तुम्हें स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि पहले जाके उन 2 लेक्चर्स को कंप्लीट करो, तभी ये लेक्चर तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैटर कैसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स। फिर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। और फिर हमने ये भी देखा था कि एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है। और फिर हमने उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और उसके ऊपर उसका मास कितना होता है। ऐसे ही करके ये देखो पूरी टेबल हमने उस दिन बनाई थी। और अब हम अपने लेक्चर को, जो आज का लेक्चर है, उसे इसी मतलब जहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखी थी, जिनकी इंपॉर्टेंस तो आप लोगों ने खुद पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट डे पीरियोडिक टेबल दी थी। मैंने कहा था कि आप इसे याद कर लेना, मतलब लर्न कर लेना, एटॉमिक नंबर्स और ये बाकी जो चीज़ें हैं इन्हें लर्न कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लर्न कर ली होगी मेरी बात मान के। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको, एटॉमिक, इसमें एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट है, सिंबल है और एटॉमिक मास है, जिसमें से मैंने आपको एलिमेंट्स क्या होते हैं ये सेकंड लेक्चर में समझा दिया था। इसके सिंबल्स कैसे बनते हैं उस पर भी हमने थोड़ी सी बात की थी, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली थी जितनी ज़रूरत थी हमें। ठीक है। अब हमारे पास बचा है एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एटॉमिक मास से, उसके बाद देखेंगे एटॉमिक नंबर भी क्या होता है। तो ठीक है, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एटॉमिक मास यूनिट। अब ये जो टॉपिक है ना, वो पूरी क्लास 9th का मेरे हिसाब से बच्चों को सबसे टफ लगता है, समझ में उन्हें आता ही नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। दूसरी चीज़ कि कई टीचर्स भी इसे पढ़ाने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें खुद अच्छे से समझा नहीं होता है, तो वो बच्चों को कैसे समझाएं। पर तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई आया है, तुम्हें एकदम एक एक चीज़ को क्रिस्टल क्लियर करके जाएगा। ठीक है, तुम लोग बस अपना कंसंट्रेशन, फोकस को लेक्चर पे रखो। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया इन पीले बॉक्सेस में क्या बंद करके रखा है, तो आओ तुम लोगों को दिखाता हूँ इन पीले बॉक्सेस में क्या बंद करके रखा हुआ है। ये है, इसे मतलब अगर तुम इंडिया में रहते हो यार तो इसे तो तुमने देखा ही होगा। अभी इंडिया इतना मॉडर्न तो हुआ नहीं है कि तुमने अपनी पूरी लाइफ में इसे ना देखा हो। इसे वेइंग स्केल बोलते हैं और हिंदी में इसे तराजू बोलते हैं। मतलब इसमें हम लोग वज़न तौलने के लिए बेसिकली पुराने ज़माने से इसे यूज़ किया जाता था। अभी तो डिजिटल वेइंग मशीन्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी कई जगह तुमने इसे यूज़ होते हुए देखा ही होगा, अभी भी तुम्हें कई जगह मिल जाती होगी। ठीक है। तो अब मान लो चीनी खरीदनी है, तुम किसी दुकान वाले के पास गए और मान लो उसके पास डिजिटल वेइंग मशीन नहीं है, पुराना टाइम चल रहा है और उसके पास यही वाली मतलब कि वेइंग स्केल है। तुम उनके पास गए, तुमने उनसे बोला भैया मुझे 1 किलो चीनी दे दो। तुमने उनसे क्या मांगा? 1 kg शुगर। अब 1 kg शुगर तुम्हें कैसे दी जाएगी? मान लो उनके पास वो जो दूसरी तरफ रखा जाता है वेट है ही नहीं, वेट, वो जो वेट दूसरी तरफ रखा जाता है वो उनके पास है ही नहीं, तो वो तुम्हें 1 किलो चीनी कैसे देंगे? तुम मुझे बताओ, नहीं दे सकते ना। इस वेइंग स्केल का यूज़ कैसे होता है? इसमें हम एक तरफ चीनी डालते हैं, जो भी हमें चीज़ चाहिए, चीनी की नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ, जो भी चीज़ हमें चाहिए, वांट, और दूसरी तरफ हम उसमें एक वेट रखते हैं। और जब ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तब हम कह देते हैं कि ठीक है 1 किलो चीनी हो गई, आप 1 किलो चीनी ले जाइए। ठीक है। ऐसे करके हम लोग इससे मतलब वेट नापते हैं। अब दुनिया में मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, मान लो तब वेट थे ही नहीं। अब क्या हुआ? अब लोगों ने कहा कि यार अब कैसे हम लोग तौलेंगे इस वक्त तराजू से, जब हमारे पास वेट ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक आयरन का टुकड़ा था मेरे पास, मेरे घर पे एक बड़ा सा आयरन का टुकड़ा पड़ा हुआ था। ये जो आयरन, ये जो दिख रहा है, ये बड़ा सा आयरन का टुकड़ा है। ठीक है। ये कितने किलो का है? 12 kg का है। आयरन स्लैब, ये 12 किलो का आयरन का स्लैब मेरे घर पे पड़ा हुआ था। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैंने कहा ठीक है, मैं इसे लोहे की दुकान पे ले गया। लोहे की दुकान पे, जहाँ पे लोहा पिघलाया जाता है, लोहे का काम होता है, मैं ऐसे लोहे की दुकान पे ले गया। और मैंने दुकान पे जाके बोला, जाके भैया इसके 12, इस बड़े से टुकड़े के 12 छोटे छोटे टुकड़े बना दो, इसके 12 छोटे छोटे टुकड़े बना दो और सारे टुकड़े बिल्कुल बराबर होने चाहिए और सबका वेट 1 kg होना चाहिए। मैंने उनसे क्या बोला जाके? डिवाइड इन 12 इक्वल पार्ट्स।
मैंने दुकान वाले भैया के पास जाके बोला कि भैया ये जो बड़ा सा टुकड़ा आयरन का है इसे पिघला के इसके 12 छोटे छोटे टुकड़े बना दो, और हर टुकड़ा कितने केजी का होना चाहिए, 1 kg ईच, हर टुकड़ा 1 kg का होना चाहिए। मैंने कहा 1 टुकड़ा हर टुकड़ा 1 किलो का होना चाहिए। तो दुकान वाले भैया ने मेरी बात सुनी और उन्होंने ऐसे ऐसे करके 12 टुकड़े ये मुझे बनाकर दे दिए। ठीक है, एक ये बड़ा सा आयरन का टुकड़ा था 12 किलो का, उसे मैंने पिघला के 12 छोटे छोटे टुकड़ों में बनवा लिया। ठीक है, हर टुकड़ा 1 किलो का था। अब ये जो चीज़ आई यहाँ पे, ये जो आया, ये जो एक टुकड़ा आया, रुको मैं ऐसे दूसरे पेन से बनाता हूँ इससे, ये जो एक टुकड़ा आया, मैंने इसी एक टुकड़े को हर दुकानदार के पास भेज दिया। दुनिया में जितने दुकानदार थे सबके पास भेज दिया। मैंने कहा भैया ये लो, अब की बार अब अगर कोई भी चीज़, कोई भी इंसान अगर तुम्हारे पास आए और बोले कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, चावल चाहिए, जो भी चीज़ 1 किलो सामान चाहिए, आज के बाद आप इसे तराजू के इस साइड रखेंगे, इस साइड रखेंगे, और दूसरी साइड जो चीज़ कस्टमर को चाहिए आप उसे वो चीज़ रखेंगे। और जब ये वेइंग स्केल बिल्कुल इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, ये दोनों पल्ले बिल्कुल एक लाइन पे आ जाएं इस तरह से, तब समझ जाना कि वो चीज़ मतलब बराबर हो गई है। तो दुकान वालों ने कहा ठीक है भैया सही है, आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो उन्होंने मुझे थोड़ा थैंक यू बोला और वो सारी बातें। ठीक है, तो मैंने इसे क्या बनाया, इस एक टुकड़े को मैंने क्या बना दिया, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। मैंने इसे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट बना दिया। ठीक है, अब तुम फिर से दुकान पे गए, इस बार अब तुम्हारे पास, अब दुकानदार के पास वो वेइंग मतलब ये स्टैंडर्ड यूनिट आ चुकी थी। तुम फिर से दुकानदार के पास गए, तुमने दुकानदार से बोला जाके भैया मुझे 1 किलो चीनी दे दो। जनरल स्टोर के पास गए, तुमने क्या बोला जाके 1 kg शुगर। दुकानदार ने क्या किया, इस तरफ उसने इसे रखा, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट वाला वेट था इस साइड इसने ऐसे रखा, और दूसरी साइड उसने इस पे, इस वाले जो पलड़ा था इस पे उसने चीनी डालना शुरू किया। और जब ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब बिल्कुल सेम आ गए, ये दोनों इक्वल हो गए, बैलेंस्ड हो गए, तब उसने कहा कि ठीक है बेटा 1 किलो चीनी हो गई, और उसने तुम्हें 1 किलो चीनी दे दी। समझ में आई बात। तो हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई वेट को नापने के लिए, किसी भी चीज़ को नापने के लिए, किसी के रिस्पेक्ट में नापने के लिए। और फिर जो यहाँ पे हमारे पास जो चीनी आई, ये जो 1 kg चीनी थी, 1 kg शुगर थी, ये क्या थी, रिलेटिव वेट। ये था रिलेटिव वेट। क्यों रिलेटिव वेट था, क्योंकि हमने इसे रिलेट करके निकाला इस वाले टुकड़े से। समझ में आई बात। कि पहले दुनिया में कोई भी वेट नहीं था। इस कहानी का जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये तुम्हें आगे समझ में आएगी। पहले दुनिया में कोई वेट नहीं था, हम लोग तौल ही नहीं पाते थे, हमें 1 किलो चीज़ चाहिए कैसे देंगे। अब तुम मान लो, तुम इमेजिन करो, तुम एक दुकान के पास गए, उसके पास ये वाला वेइंग स्केल है, लेकिन उसके पास ये स्टैंडर्ड यूनिट ही नहीं है, वेट ही नहीं है, तो वो तुम्हें कैसे 1 किलो चीज़ देगा। तुम खुद सोच के बताओ। जब तक ये जो इसे हिंदी में बाट बोलते हैं, अगर ये बाट ही नहीं है दुकान वाले के पास, तो वो तुम्हें 1 किलो चीनी कैसे देगा, नहीं दे पाएगा ना। लेकिन अब जी हमारे पास वाट आ गए हैं, तो दुकानदार से तुम 1 किलो चीनी मांगोगे, वो तुम्हें दे देगा। अब आते हैं हम लोग आगे, अब आते हैं अपनी केमिस्ट्री की दुनिया में। केमिस्ट्री की दुनिया में क्या होते हैं, एलिमेंट्स। हमारे पास क्या हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, इसी तरह के 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब साइंटिस्टों ने कहा कि हमें इनका भी वेट, मतलब हमें इनका भी वेट चाहिए। अब देखो यहाँ पे अभी अपन लोग चाहे से वेट बोल लो चाहे मास बोल लो, एक ही बात है। तो अब मैं केमिस्ट्री की दुनिया में, जैसे हम लोग नॉर्मल दुनिया में 1 किलो सेब लेने जाते हैं तो हम इसे केजी में बोलते हैं कि 1 किलो सेब दे दो, लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में हम लोग इसे मोस्टली मास से बोलते हैं कि मास, इसका मास कितना है, इसका मास कितना है। ठीक है, अब क्या सीन हुआ कि साइंटिस्टों ने बोला कि अब हमें इनका भी मास निकालना है, हमें इनका भी वेट या मास जो भी बोल लो एक ही बात है। अभी तक हमारे सिलेबस में वेट और मास एक ही बात है। ठीक है, तो बोला उन्होंने कि हमें अब इसका भी मास निकालना है, इनका भी वजन निकालना है, कैसे कितना वजन होता है, कितना वेट होता है इनका। अब हम इन्हें केजी में तो निकाल नहीं सकते, ये इतने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं कि हमें केजी में तो निकाल नहीं सकते। तो साइंटिस्टों ने कहा कि हमें कुछ और चाहिए, हमें एक यूनिट चाहिए और एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हम वेट निकाल पाएँ। भाई हमारे पास ये देखो वो रखी है तराजू, वेइंग स्केल जिसे बोलते हैं। ओके, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तराजू मैं बना देता हूँ, अभी तो हम लोगों ने पीछे देखी थी, आप मान लो कि यही वेइंग स्केल है। ये रही वेइंग स्केल, मान लो कि ये वेइंग स्केल है यार, पहले देख लो। ठीक है, अब हमें इन एलिमेंट्स का वेट निकालना था। साइंटिस्टों ने बोला हमें इन एलिमेंट्स का वेट कैलकुलेट करना है। अब कैसे करें,
क्या इस तरफ क्या रखें, दूसरी तरफ हमारे पास कोई स्टैंडर्ड वेट ही नहीं था। दूसरी तरफ हम जब तक कोई मतलब जब तक हम एक तरफ कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक हम दूसरी तरफ का वेट कैसे नाप पाएंगे। साइंटिस्टों ने कहा यार बड़ी समस्या है, इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए। तो साइंटिस्टों ने मीटिंग करी, बातचीत करी और फिर उन्होंने एक हल निकाला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक कार्बन 12 का एटम लेते हैं। उन्होंने क्या लिया, मास ऑफ मतलब वेट लिया, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब तुम ये सोच रहे हो कि कार्बन 12 क्या है, तो तुम अभी इस 12 को ना थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दो। तुम सिर्फ इतना देखो, तुम सिर्फ इतना पढ़ो, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। उन्होंने एक एटम के मतलब उन्होंने एक कार्बन एटम लिया और उसका वेट लिया, ऐसे समझ लो, ठीक है। एक कार्बन एटम का वेट लिया उन्होंने ये रहा हमारा कार्बन एटम। को थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, टेक्नोलॉजी है तो इसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। ओके, ये है हमारे पास क्या, अरे भाई रहने देते हैं। ये है हमारे पास कार्बन 12 का एक एटम, सिंगल एटम लिया कार्बन 12 का, ये हमारे पास कार्बन 12 का एटम, ठीक है। साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि इस कार्बन एटम के ना अपन लोग 12 टुकड़े बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने वो बड़ा लोहे का टुकड़ा था 12 किलो का, उसके छोटे छोटे 12 टुकड़े बनाए। साइंटिस्टों ने बोला कि हम इस कार्बन एटम का जो मास है उसके 12 छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उन्होंने 12 टुकड़े बनाए, सबका मास इक्वल था। ईच हैव इक्वल मास, हर टुकड़े का मास इक्वल था, ठीक है। और फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, फिर साइंटिस्टों ने इसमें से एक टुकड़ा उठाया। इन 12 टुकड़ों में से पहले कार्बन 12 का एक एटम लिया, उसके 12 टुकड़े किए छोटे छोटे, उनका मास निकाला, ठीक है। उस एक टुकड़े को उठाया उन्होंने और बोल दिया कि दिस इज, उन्होंने इसे नाम दिया 1 AMU। पहले तो हम इसका नाम देख लेते हैं, इसे नाम दिया 1 AMU। जैसे हम लोगों ने 12 टुकड़े उठाकर उनमें से एक टुकड़े का नाम दिया था, मतलब एक टुकड़े का वेट माना था 1 kg, वैसे ही उन्होंने इस एक टुकड़े को उठाकर और इसका वेट मान लिया उन्होंने 1 AMU। हम एलिमेंट्स को AMU के मतलब जो यूनिट है kg में तो नाप नहीं सकते क्योंकि वो इतने ज़्यादा छोटे हैं और इतने ज़्यादा हल्के हैं, हमें उन्हें नापने के लिए एक अलग यूनिट चाहिए। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने इसे नाम दिया, मतलब इसका जो वेट माना वो माना 1 AMU। और इसे हम लोग अभी मॉडर्न टाइम्स में बुक्स में तुम देखोगे तो 1U भी मानते हैं। चाहे 1 AMU लिख दो चाहे 1U लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है, दोनों ठीक है, ठीक है। इसे माना 1 AMU और इसी 1 AMU को उन्होंने क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। एलिमेंट का जो मास निकाला जाएगा वो इसी 1 AMU के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। मतलब अगर हमें किसी भी एलिमेंट का मास निकालना है, वेट निकालना है, तो हम वो जो तराजू था, वो जो वेइंग मशीन थी हमारे पास ये वाली, अब हमारे पास इस साइड रखने के लिए आ गया था एक चीज़, वो था हमारे पास 1U। अब हम इस साइड 1U को रखेंगे और दूसरी साइड कोई भी एलिमेंट को रखेंगे और फिर हम उनका वेट देखेंगे, उनका मास देखेंगे कि कितना है, ठीक है। उनका मास देखेंगे, वेट देखेंगे कि कितना है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि तुम्हारे क्लास में टेस्ट होते हैं, छोटे मोटे टीचर्स क्लास में टेस्ट लेते रहते होंगे। मान लो कि तुम्हारी क्लास में एक टीचर ने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया, जो फुल मार्क्स थे 20 मार्क्स थे, और उसमें से तुम्हारे 8 मार्क्स आए। तो हम उसे कैसे लिखते हैं, जैसे कि जब तुम्हारे मार्क्स आते हैं कॉपी में कैसे लिख के आते हैं, ऐसे तो लिख के आते हैं 8 आउट ऑफ 20, 8 आउट ऑफ 20 ऐसे ही तो लिख के आते हैं। जितने मार्क्स आए होते हैं वो ऊपर लिखे होते हैं। मान लो कि तुम्हारे 16 मार्क्स आए, 16 आउट ऑफ 20 ऐसे आते हैं, ऐसे मार्क्स आए होते हैं। मतलब कि क्या है, 20 में से 16 नंबर आए, 20 में से 16 नंबर आए तुम्हारे, ठीक है। ये समझ गए, ये फ्रैक्शन मैंने तुम्हें समझाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने टोटल टुकड़े हैं, 12 टुकड़े हैं। अब 12 टुकड़ों में से साइंटिस्टों ने कितने टुकड़े उठाए, सिर्फ एक टुकड़ा उठाया, तो 1/12। 12 टुकड़े थे टोटल, 12 में से उन्होंने कितने टुकड़े उठाए, सिर्फ एक टुकड़ा उठाया। जैसे कि हमारा अगर 12 नंबर का टेस्ट है और 12 नंबर में से सिर्फ एक नंबर आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, 1 आउट ऑफ 12 लिखेंगे।
तो वही साइंटिस्टों ने किया, उन्होंने 12 टुकड़ों में से सिर्फ एक टुकड़ा उठाया और उसी को मतलब 1/12 लिख दिया। अब ये टुकड़ा था किसका? ये टुकड़ा है मास ऑफ 1, या फिर ऐसा लिख दो मास ऑफ 1 कार्बन 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तुम अभी 12 की चिंता मत लो कि भैया आप बार बार 12 क्यों लिख रहे हैं, 12 क्यों लिख रहे हैं। 12 की चिंता मत लो, वो मैं तुम्हें आगे समझा दूंगा 12 क्यों है, वो भी तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तुम अभी बस इतना पढ़ो कि उन्होंने कार्बन के टुकड़ा था, कार्बन का एक एटम लिया, उसके पहले 12 टुकड़े किए और उन 12 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठा लिया। बस उन्होंने बोला कि यही हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है और इसी के रिस्पेक्ट में हम बाकी जितने एलिमेंट्स हैं इन सबका मास या वेट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ये, और ये किसके इक्वल रखा उन्होंने, माना उन्होंने कहा कि ये होगा हमारा 1U, ये हमारा क्या होगा 1U, यही होता है एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आया? जैसे हमने बिल्कुल, तुम पिछले वाले एग्जाम्पल से कंपेयर करके देख लो कि हमने वेट को कैसे बनाया होगा, 1 किलो का जो वाट था, जो वेट था वो हमने कैसे बनाया, ऐसे ही बनाया होगा। सेम इसी तरह से एलिमेंट्स का भी जो वेट नापने का हमने जो यूनिट बनाई 1U AMU, चाहे 1U बोल दो या 1 AMU बोल दो, हमने क्या किया, कार्बन 12 का एक एटम लिया, उसका मास निकाला, फिर उसे 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसमें से जो एक पार्ट निकला वो हमने उठा लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 AMU, ये चीज़ हो गई हमारी 1 AMU। ठीक है, अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछूं, यहीं पे रुकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि 1 मतलब मास ऑफ 1 कार्बन एटम का कितना आएगा, ये इक्वेशन देखो तुम्हें इसी में से समझ में आ जाएगा, मैथमेटिकली तुम ड्राइव खुद कर लोगे अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, अगर मैं तुमसे मास पूछूं सिर्फ एक कार्बन एटम का कि एक कार्बन एटम का मास कितना आएगा, तो ये देखो 1/12 जो डिवाइड में है, अगर तुम इसे इधर मल्टीप्लाई में लेके आओगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 12 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल्स टू, वो जो यहाँ पे 1/12 डिवाइड में था ना, 1/12 डिवाइड में था, फ्रैक्शन में था, उसे हम उधर मल्टीप्लाई में ले गए तो कितना आ जाएगा 12U। यहाँ से हमें पता चला कि जो कार्बन का मतलब कार्बन एटम का जो मास है वो 12U के बराबर है। मतलब अगर ये रही हमारे पास वेइंग मशीन, वेइंग स्केल, सॉरी वही जो तराजू थी, एक तरफ हमने यहाँ पे क्या रखा, कार्बन, एक तरफ हमने कार्बन का एटम रखा इस साइड। ठीक है, रुक जाओ ज़्यादा, एक साइड हमने रखा कार्बन का एटम, अब दूसरी साइड खाली थी, तो पहले हमने 1U मास रखा, फिर हमने 2U मास रखा, फिर 3U मास रखा, 4U 5U 6U, ऐसे करके हम बढ़ाते चले गए, धीमे धीमे बढ़ाते चले गए। और फिर क्या सीन आया हमारे पास यहाँ पे, जब यहाँ पे 12U मास आ गया तब ये वेइंग स्केल क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, दोनों बराबर हो गई। तो साइंटिस्टों ने बोल दिया ओके ओके, ये रहा हमारा कार्बन एटम, इसका मास कितना होता है 12U। और यही हम लोग देखो जो हम लोगों ने अपनी लिस्ट निकाली हुई है ये वाली, इसमें देखो कार्बन का मास कितना है, ये रहा कार्बन, और कार्बन का मास है 12। साइंटिस्टों ने ऐसे ही निकाला हुआ है, एटॉमिक मास यहाँ पे यू में होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने बाकी एलिमेंट्स के भी मासेस को कैलकुलेट करना शुरू किया। उन्होंने इस बार फिर उन्होंने कहा कि अब हम नाइट्रोजन को रखेंगे, उन्होंने नाइट्रोजन N7 को रखा यहाँ पे, और फिर से उन्होंने उधर साइड पहले 1U रखा मास, फिर 2U, फिर 3U, फिर 4U, ऐसे करके बढ़ाते चले गए, जब आके यहाँ पे 14U हो गया। जब यहाँ पे 14U हुआ, वैसे ही एकदम जो वेइंग स्केल थी वो बैलेंस हो गई। उन्होंने कहा ओके, जो नाइट्रोजन होता है N7, इसका मास कितना होगा 14U। ऐसे ही कर करके उन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर ट्राई किया। उन्होंने ऑक्सीजन को इस साइड रखा, O8 इस साइड रखा, और दूसरी साइड उन्होंने फिर से 1U रखा, फिर 2U, फिर 3U, फिर 4U, फिर 5U, ऐसे करके रखा। और ऐसे ऐसे करके हमारा कितना आया, हमारा आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन का O8। ऑक्सीजन का जो मास आया वो हमारा आया 16U। ऐसे ही करके बाकी एलिमेंट्स के भी मासेस को निकाला गया और फिर पीरियोडिक टेबल में डाला गया। समझ गए एटॉमिक मास यूनिट क्या है? मतलब कार्बन एटम था, ऐसे हिंदी में समझो। तुम डेफिनेशन बुक में रटने जाओगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम सिर्फ हिंदी भाषा में समझो। ऐसे समझो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में लगाओ कि एक कार्बन एटम लिया गया, उसके हमने 12 टुकड़े किए और उन 12 टुकड़ों में से सिर्फ एक टुकड़ा उठा लिया बस। अब
अब इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने जो फ्रैक्शन वाला बताया उसे भी दिमाग में रखो कि 12 में से एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब 1 आउट ऑफ 12 हमने सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट किया किसका है? कार्बन एटम का। 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, वो सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। बात समझ में आई? यहीं से तुम डेफिनेशंस भी मतलब तुम्हें खुद समझ में आ गया पूरा सिस्टम क्या होगा। अब इस तरह से हमने इनके सिस्टम्स को ड्राइव कर लिया, ठीक है, ये चीज़ें आ गई हमारे पास। अब जैसे कि अगर किसी को तकरी वाला ये तराजू वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बिल्कुल देसी एग्जांपल देता हूँ। जो लोग गांव से रहते हैं, मतलब अगर कोई गांव का बच्चा देख रहा होगा तो वो जानता होगा। शहर के बच्चे शायद, क्योंकि शहरों में सब लोग मतलब कि रेडीमेड आटा ही खरीदते हैं, डायरेक्ट आटे की बोरी खरीद लेते हैं। लेकिन गाँव में क्या होता है कि गाँव में चक्कियाँ लगी होती हैं और वहाँ पे जाके हमें अपना गेहूँ ले जाना पड़ता है और गेहूँ को वहाँ पे डाल दो, फिर वो लोग चक्की पे गेहूँ को पीस के आटा बना देते हैं, ठीक है। अब सीन क्या होता है कि जब हम लोग चक्की पे जाते हैं तो चक्की पे एक बहुत बड़ी सी वेइंग स्केल लगी होती है। मेरे गांव में तो अभी भी लगी है, मेरे गांव में प्रेजेंट टाइम में अभी भी लगी है। अब डिजिटल वेइंग मशीन नहीं है, वही वाली लगी हुई है, देसी वाली। यहाँ पे बड़ा सा एक ऐसा सा स्लॉट लगा होता है दोनों साइड, और ये ऊपर छत से कनेक्ट होती है, ऊपर जो रूफ़ होती है उससे बड़ी सी कनेक्ट होती है। अब हम यहाँ पे बहुत सारे वेट रखे होते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके वेट 1 kg, 2 kg और मतलब 0.5 kg, इस तरह से ऐसे ऐसे रखे होते हैं, और 5 kg, 10 kg, ठीक है, ऐसे रखे होते हैं वहाँ पे, 20 kg, इस तरह से वहाँ पे रखे होते हैं। अब तुम अपने गेहूँ की बोरी ले जाते हो तो तुम्हें अपना सबसे पहले वेट करना पड़ता है। तुम्हें वेट की गेहूँ की बोरी ले आके इस वाले मतलब इस साइड रख दी जाके, तो ये जो पूरा जो वेइंग स्केल है ये पूरा इस साइड आ जाता है, नीचे पूरा ज़मीन तक, ज़मीन पे टच हो जाता है आके। दूसरी साइड वाला खाली है। फिर तुम एक एक करके ये वाले वेट उठा के रखते हो। सबसे पहले मान लो तुमने 5 kg रखा यहाँ पे, 5 kg, फिर तुमने 10 kg रखा। जैसे तुमने 15 kg इधर किया तो ये वेइंग स्केल ना थोड़ी सी मतलब ज़मीन से ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, तुम समझ गए, ओके। फिर तुमने 2 kg और यहाँ पे रख दिया। जैसे ही तुमने 2 kg और यहाँ पे रखा, अरे यार ये 10 kg, तुम समझ जाओ, यहाँ पे मैंने 2 kg और रख दिया। टोटल वेट कितना हो गया? 17 kg हो गया। जैसे ही 17 kg हुआ और ये वेइंग स्केल क्या हुई, एकदम बैलेंस हो गई, दोनों बराबर आ गए। इन दोनों का जो लेवल था वो बिल्कुल इक्वल आ गया यहाँ पे। बस फिर वो कॉपी पे नोट कर देता है कि मेरे जो गेहूँ मैं लाया हूँ घर से वो 17 kg हैं। बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। पहले इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक एटम रखा, एलिमेंट मान लो कि ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे रखा। फिर दूसरी साइड उन्होंने ये जो हम लोगों ने यू वाले 1U मास निकाला था, 1U जो मास निकाला था ना कार्बन का एक टुकड़ा उठा के, पहले उन्होंने यहाँ पे कार्बन का एक टुकड़ा रखा, फिर 2 टुकड़े रखे, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, ऐसे करते करते उन्होंने 14 टुकड़े रख दिए इस साइड। जब 14 टुकड़े रख दिए तो वेइंग स्केल बिल्कुल बैलेंस हो गई। 14 नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन रखा है तो 16 होंगे, ठीक है। उन्होंने 16 टुकड़े रख दिए, कार्बन के जो छोटे छोटे 12 टुकड़े निकाले थे उनके वैसे 16 टुकड़े रख गए। अब तब जाके ये वेइंग स्केल बैलेंस हुई। जब बैलेंस हुई तो उन्होंने लिख दिया कि ओके इसका मास कितना होता है, 16U होता है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आया हो। अभी तक हमने लास्ट में मतलब जो पिछले 2 लेक्चर्स किए उनमें तुम्हें हर चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। हो सकता है ये थोड़ा कम समझ में आया हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा हैवी टॉपिक है। ये थोड़ा मैं ये पूरी क्लास 9 का मैं बता तो रहा हूँ, बच्चों को सबसे टफ टॉपिक लगता है, तो थोड़ा कम समझ में आया होगा। बट कोई टेंशन नहीं, अगर आप इसका रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा एटॉमिक मास यूनिट में कार्बन 12 का एक एटम लिया, उसके 12 टुकड़े किए और उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठा लिया, बस वही होता है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट। उसी को हम 1U या 1 AMU बोलते हैं। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिफरेंस बिटवीन। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी एक बात, डिफरेंस बिटवीन ज़ीरो चार्ज एंड न्यूट्रल। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि ज़ीरो और न्यूट्रल इक्वल नहीं होता है, और आज हम इसे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि क्यों नहीं होता है। वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी अभी, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास, मेरे पास है ना एक बॉक्स, एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है। ये देखो इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है मेरे पास। ट्रांसपेरेंट बॉक्स का मतलब उसके कांच का बना हुआ है, अंदर मतलब जो भी रखोगे बाहर से दिखेगा, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और मेरे पास 2 टाइप की बॉल्स हैं, एक है ग्रीन बॉल्स,
इनके ऊपर चार्ज है +1 का, हर बॉल के ऊपर +1 चार्ज है। और दूसरी बॉल्स हैं हमारे पास येलो बॉल्स, ठीक है। दूसरी टाइप की बॉल्स हैं येलो बॉल्स, इनके ऊपर चार्ज है -1 का, हर बॉल के ऊपर -1 चार्ज होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 50 येलो बॉल्स डाल दी इस बॉक्स में और 50 ग्रीन बॉल्स डाल दी इस बॉक्स में, ठीक है। 50 ग्रीन डाल दी, 50 येलो डाल दी। और फिर क्या हुआ, फिर मैं इस बॉक्स को लेके आया तुम्हारे पास, इसके अंदर हैं 50 ग्रीन बॉल्स, 50 येलो बॉल्स, ठीक है। मैं तुम्हारे पास लेके आया और मैंने तुमसे एक सवाल किया, मैंने तुम्हें ये बॉक्स दिखाते हुए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो तुम्हें अंदर तो दिख ही रहा है कि इसके अंदर बॉल्स पड़ी हैं हरी और पीली। मैंने तुमसे किया एक सवाल, व्हाट इज द चार्ज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कितना चार्ज है। चलो मैंने तुम्हें ऑप्शन भी दे दिए। पहला मैंने बोल दिया 0 और मैंने दूसरा बोल दिया न्यूट्रल। ठीक है, मैंने बॉक्स लेके आया, मैंने पहले इसमें से 50 ग्रीन बॉल डाली, 50 येलो बॉल डाली, फिर मैं इसे तुम्हारे पास लेके आया और मैंने तुम्हें दिखाते हुए बोला कि बताओ बेटा इसमें कितना चार्ज है। अब तुम अपने दिमाग से बताओ तुम क्या आंसर दोगे, तुम 0 आंसर दोगे या न्यूट्रल आंसर दोगे, तुम्हारा आंसर क्या होगा, खुद सोच के बताओ। भाई बॉक्स में देखो तो ट्रांसपेरेंट है, तुम्हें दिख तो रहा है कि 0 चार्ज तो नहीं होगा। 0 चार्ज क्यों नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर सीधी बॉल्स दिख रही हैं भाई। 50 मैंने 50 ये प्लस चार्ज डाले रखे हैं, 50 माइनस चार्ज डाल के रखे हैं, तो ये बॉक्स जो है वो 0 तो नहीं है, बॉक्स क्या है, न्यूट्रल है। मतलब न्यूट्रल शब्द का मतलब क्या होता है, अगर मैं तुम्हें एक शब्द में समझाऊं, न्यूट्रल शब्द का जो मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बेटर होगा इक्वल नंबर की जगह पे अपन लोग इक्वल अमाउंट लिख दें, ये ज़्यादा अच्छा इंग्लिश में सेंटेंस लगेगा। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एक बॉडी न्यूट्रल कब होती है, उसके अंदर 0 चार्ज नहीं होता है, उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। इस बॉक्स के अंदर 0 चार्ज नहीं है, इसके अंदर 50 ग्रीन बॉल पड़ी है मतलब 50 प्लस का चार्ज है, 50 येलो बॉल डली है मतलब 50 नेगेटिव का चार्ज है, लेकिन ये न्यूट्रल है। मुझे नहीं पता न्यूट्रल बॉडी में कितना पॉजिटिव होगा कितना नेगेटिव होगा, पर न्यूट्रल शब्द से मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए और वो ये कि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, इसीलिए वो बॉडी न्यूट्रल है। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, ये देखो ये पेन एटम से मिलकर बना हुआ है और इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं, ये पेन न्यूट्रल है। ऐसा तो है नहीं कि मैं जैसे ही से छूता हूँ मुझे करंट लगता है, ऐसा तो है नहीं, ये पेन न्यूट्रल है। इसके अंदर एटम्स हैं, एटम के अंदर चार्ज होता है, एटम के अंदर मतलब प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। इन दो पार्टिकल्स की वजह से एटम के अंदर चार्ज आता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। न्यूट्रल शब्द का एक चीज़ हमेशा याद रखना, न्यूट्रल इज नॉट इक्वल्स टू 0, न्यूट्रल इक्वल्स टू इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल बॉडी है उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। बात समझ में आई। हाँ, अगर मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता, मैं तुमसे पूछता व्हाट इज द नेट चार्ज, व्हाट इज द नेट चार्ज इन द बॉक्स। अगर मैं तुमसे ये पूछता कि नेट चार्ज बॉक्स में कितना है, टोटल चार्ज बॉक्स में कितना है, तब तुम मुझे बोल देते कि भैया नेट चार्ज जो है वो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। प्लस का 50 था, माइनस का 50 था, इक्वल्स टू
ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो है। ठीक, बात समझ में आई। तो आज के बाद अगर तुम्हें सेंटेंस में कहीं न्यूट्रल शब्द दिख रहा है या कहीं भी न्यूट्रल शब्द लिखा हुआ दिख रहा है तो उस न्यूट्रल शब्द से तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल शब्द से तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। न्यूट्रल और ज़ीरो में फ़र्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं आगे अगली चीज़। When an atom is neutral, जब कोई एटम न्यूट्रल होता है तब क्या होता है, देन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ, या यहाँ पे लिखते हैं देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैंने बोला था प्रोटॉन का सिंबल P+ होता है। अब मैं आगे से पूरे प्रोटॉन की स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, सिर्फ P+ बना दूंगा, तो समझ जाना यहाँ पे प्रोटॉन लिखा हुआ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को भूलोगे तो तुम्हारे नंबर कटेंगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अरे यार ये इरेज़र, रुको पहले मैं इस इरेज़र का इलाज कर देता हूँ। मतलब अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस से ही तुम्हें समझ में आ गई होगी। न्यूट्रल शब्द का मतलब क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। जब भी कोई बॉडी न्यूट्रल होगी उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज होगा। अब एटम में पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से आता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से आता है, मैंने बताया था प्रोटॉन के ऊपर अपन लोग +1 चार्ज मानते हैं। रिलेटिव चार्ज जो साइंटिस्टों ने माना, प्रोटॉन के ऊपर कितना मानते हैं, +1 चार्ज मानते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, एटम में प्रोटॉन के ऊपर। और अगर निगेटिव चार्ज की बात करें तो किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और हम लोग ये देखो सिंबल से भी डिनोट करते हैं, P+ का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, E- का मतलब है निगेटिव चार्ज। समझ में आई बात। तो निगेटिव चार्ज किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, ये हो गई अपनी इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब कि अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया C6, मैंने कार्बन का एक एटम लिया और ये क्या है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल मतलब ये एटम न्यूट्रल है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो क्या होगा, न्यूट्रल शब्द से मतलब ये होना चाहिए इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन होंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वल होंगे इसमें। मुझे नहीं पता कितने होंगे, मुझे अभी ये नहीं पता है कि इसमें कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुझे इस बात से अभी नहीं पता है। लेकिन इतना मुझे न्यूट्रल, अगर मैंने ये बोल दिया कि तुम्हारे टीचर ने या किसी ने तुमसे बोल दिया कि ये कार्बन एटम है, ये न्यूट्रल है, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में 4 चीज़ें पढ़ी थी, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स, एटॉमिक मास, सिंबल्स। ठीक है, जिनमें से हम 3 चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारा सिर्फ बचा हुआ है एटॉमिक नंबर। तो अब अपन लोग देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। साइंटिस्टों ने ये 1 2 3 4 ये कैसे नंबर दिए,
उनका मन आ गया कि चलो हाइड्रोजन को 1 दे देते हैं, हीलियम को 2 दे देते हैं, लिथियम को 3 दे देते हैं, जो जिनका मन आया वैसे नंबर दे दिए। नहीं, इनके पीछे का रीज़न है। साइंटिस्टों ने कैसे नंबर दिए वो बताता हूँ। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। मतलब एक जिस एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर है। जिस एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम इसे भूले तो गेम गड़बड़ हो जाएगा, और अभी तक मैं तुम्हें इतनी मेहनत कर रही वो सब भी बर्बाद हो जाएगी, मेरी भी और तुम्हारी भी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। जिस एलिमेंट का, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कि ये है अपना, जैसे कि ये जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, ये जो एलिमेंट्स रखे हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? अगर अपन लोग प्रोटॉन्स यहाँ पे लगा दें, इसके अंदर 1 प्रोटॉन होगा। हीलियम का 2 है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? 2 होंगे। लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर, तो कितने प्रोटॉन्स होंगे? 3 होंगे। बेरिलियम का 4 है, तो कितने प्रोटॉन्स होंगे? 4 होंगे। बोरोन का 5 है, तो इसके अंदर 5 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, जिसका जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हम इस एटॉमिक नंबर को एक मतलब अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देते हैं, इसे हम लोग डिनोट कर देते हैं Z से। हाँ, मतलब कि इसे हम लोग Z से डिनोट कर देते हैं, बस सिंपल सी बात है, इसे Z से डिनोट कर देते हैं, और कोई वैसी चीज़ नहीं है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही एटम में, मतलब जितने एटम में प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, हाइड्रोजन में 1 था, हीलियम में 2 था, ऐसे ही करके सारे एटॉमिक नंबर्स निकाले गए अपने पास। अब तुम ऐसे मान लो कि प्रोटॉन जो है वो मतलब आधार कार्ड है। हम लोगों का जो आइडेंटिटी होती है ना, वो किससे नापी जाती है? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन लोगों की जो आइडेंटिटी है वो किससे चेक करी जाती है? हमें किससे आइडेंटिफाई किया जाता है? आधार कार्ड से। अभी तुम लोगों ने अपना 10th बोर्ड का फॉर्म भरा होगा बोर्ड्स के लिए, उसमें तुम्हारा आधार कार्ड लगा होगा। जब तुम बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने जाओगे, सेंटर पे जाओगे, तो तुम्हारे पास एडमिट कार्ड होगा, और दूसरी आइडेंटिटी चेक करने के लिए तुम्हारे पास आधार कार्ड होगा। तुम एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दोनों साथ लेके जाओगे। ठीक है, तो आधार कार्ड हम लोगों की आइडेंटिटी है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे वो एलिमेंट की आइडेंटिटी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो एलिमेंट की आइडेंटिटी है। मान लो कि तुम्हारे पास कोई एलिमेंट आता है और बोलता है भाई मैं कार्बन हूँ, तो तुम पूछोगे मैं कैसे मान लूँ तू कार्बन है? तो वो कहेगा ये देख मेरे न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। तुम गिनोगे 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है 6 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब हाँ तू कार्बन है, तू सच बोल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से साइंटिस्टों ने देखा कि जिसके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उसी को एटॉमिक नंबर उनका दे दिया गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये जो अपना प्रोटॉन है ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट बंदा है, और मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। ये आधार कार्ड है, आधार कार्ड ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी किसी भी, देखो ऐसा तो है नहीं हम लोग एक दूसरे का चेहरा देख के पहचान लेते हैं कि ये मेरे पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये भैया हैं, या ये मामा हैं, ये मेरे दोस्त हैं। हम एक दूसरे का चेहरा देख के पहचान लेते हैं, लेकिन एलिमेंट्स तो इतने छोटे ही हैं कि हम उन्हें ऐसे आंखों से देख के तो नहीं पहचान सकते कि ओ माय गॉड ये कार्बन का एटम उड़ रहा है, ये नाइट्रोजन का एटम उड़ रहा है, वो देखो कितनी प्यारी ऑक्सीजन उड़ रही है, ऐसा तो दिखेगा नहीं। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, नॉर्मली आइस से क्या मतलब बहुत हाई पावर के माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं फिर भी नहीं दिखते हैं वो, ऐसे समझ लो। तो शक्ल से तो दिख नहीं जाएंगे कि कार्बन का एटम कौन है, ये किसका एटम है। तो साइंटिस्ट उनकी कैसे पहचान करते हैं? जब कोई सैंपल आता है वो उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स को गिनते हैं। अच्छा 7 प्रोटॉन मिल गए, इसका मतलब ये नाइट्रोजन है। अच्छा 5 प्रोटॉन्स मिल गए, ये बोरोन है। ठीक है, इसी तरह से तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन जो है वो आधार कार्ड है एलिमेंट्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। अब वो सवाल क्या है वो देखते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। वाई ओनली प्रोटॉन चूज एज, वाई ओनली प्रोटॉन चूज एज एटॉमिक नंबर।
क्यों भाई, सिर्फ हमने प्रोटॉन को ही क्यों चूज़ किया एटॉमिक नंबर के लिए? उधर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन रो रहे होंगे बैठ के कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, वो जो मीम है ना, मेरे साथ अन्याय हुआ है वाला, वैसे ही कर रहे होंगे कि मुझे क्यों नहीं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स में लिया गया। भाई प्रोटॉन से ऐसी क्या दोस्ती थी या प्रोटॉन में ऐसी क्या बात थी जो हम में नहीं थी? ठीक है, हमारे पास तो 3 एटम में पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो उनमें से उन तीनों में से प्रोटॉन को ही क्यों एटॉमिक नंबर चूज़ किया गया? अब देखते हैं पहला रीज़न, वाई नॉट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या कमी थी? इलेक्ट्रॉन बोल रहा है हम में क्या कांटे लगे हुए थे? तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया गया। अब देखो, केमिकल मतलब कि हमारी पूरी केमिस्ट्री में अभी तक जितनी भी मतलब चीज़ें हो रही हैं, जो केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक मतलब जो भी केमिकल बॉन्डिंग में चीज़ें बन रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेट से बन रही हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारे एक्स की तरह है, बिल्कुल बेवफा और एकदम धोखेबाज टाइप का इंसान है। उसे जहाँ भी तुमसे ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखेगी, वो खट से तुम्हें छोड़कर उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो है बेवफा टाइप का इंसान। अब सीन क्या होता है देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला तुम्हारे पास सोडियम एटम है Na, मैं बता रहा हूँ अभी, अब क्या बता रहा हूँ अभी, तो अब तो तुम्हें पता ही होगा Na11। 11 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर जितना जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें क्या होगा, उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो सोडियम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स हैं। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं। अब मैंने तुमसे बोल दिया कि ये जो एटम है ये न्यूट्रल है। अब तुम खुद करोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, अब तुम लोग खुद बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताओ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? पहले तो मैंने बोल दिया ये सोडियम का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर 11 होने का क्या मतलब है? अभी हमने जस्ट पिछली स्लाइड पे ही पढ़ा कि जितना जिसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे। तो इसका मतलब है कि 11 प्रोटॉन हो गए। दूसरी बात मैंने बोल दी कि ये जो एटम है वो न्यूट्रल है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैंने क्या बताया था, जब भी कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अभी हमारे पास ये जो सोडियम है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब NaCl, अभी हम लोग आगे आयनिक बॉन्ड्स में पढ़ेंगे NaCl के बारे में बहुत अच्छे से। हमारे पास सोडियम NaCl, नमक होता है उसमें, नमक जो टेबल सॉल्ट, मैंने कल तुम्हें जो चार्ट दिया था उसमें NaCl भी था। NaCl, हमारे पास NaCl है, इसमें Na जिस स्टेट में है Na प्लस में है, मतलब आयन बनाए हुए बैठे हैं। एटॉमिक नंबर तो हमेशा 11 ही रहेगा। अब मुझे बताओ इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? बताओ इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? इसमें प्रोटॉन देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि न्यूक्लियस के साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते अपने 10th लेवल तक। तो प्रोटॉन तो कहीं भी जाने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन्स मस्ट बी 11। अगर प्रोटॉन मतलब 11, जितना एटॉमिक नंबर है, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन्स होंगे। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 11। अब मुझे ये बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये आयन है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये न्यूट्रल नहीं है इस बार, ये आयन है। अगर कोई भी, हमने पिछले लेक्चर में आयंस को पढ़ा कि आयंस क्या होते हैं। प्लस कब बनता है? प्लस आयन कब बनता है? प्लस मतलब कैटायन। कैटायन कब बनता है? कैटायन कब बनता है? इलेक्ट्रॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया जाता है तब कैटायन बनता है, मतलब प्लस पॉजिटिव आयन बनता है। बताओ मुझे, जल्दी गैस करके बताओ कमेंट्स में, क्या बनता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन के साथ? भाई इलेक्ट्रॉन जब जाता है, इलेक्ट्रॉन खुद में निगेटिव पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जब किसी भी एटम से जाएगा, निगेटिव चीज़ जाएगी तो पॉजिटिविटी आएगी ना ऑटोमेटिक। जब इलेक्ट्रॉन गया होगा तभी तो आया होगा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे +1 है। चलो +1 को सिर्फ प्लस बना के भी लिख दो या ऊपर +1 मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती। जब एक से ज़्यादा चार्ज होते हैं, जैसे +2 +3, तब हमें नंबर के साथ डिनोट करना पड़ता है। मान लो कि सिर्फ एक ही चार्ज है, ऐसा एक ही है, तो सिर्फ 1 बना दो, 1 से ही काम हो जाएगा। सिर्फ प्लस का साइन बना दो तो तुम खुद समझ जाओ कि Na+ लिखा हुआ है, तो सिर्फ सिंगल चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन गया होगा, कितना चार्ज है? +1 का चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया होगा। हमने देखा था रिलेटिव चार्ज में कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है। जब -1 जाएगा तभी तो +1 आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये जो सोडियम का एटम था, अगर ये न्यूट्रल होता तो 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते। लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। अब देखो
यहाँ पे सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन का। मैंने कल आपको आयंस की लिस्ट दी थी। हाइड्रोजन +1 भी बनाता है और हाइड्रोजन -1 भी बनाता है। +1 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। हाइड्रोजन के पास H1, प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे भाई, 1 होंगे ना। इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 1 होंगे। अगर ये न्यूट्रल होता, अगर ये न्यूट्रल होता तो इसके मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता, एक इलेक्ट्रॉन होता। लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन था मतलब वो भी चला गया इसके पास से। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले हाइड्रोजन के पास 0 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर यहाँ की बात कर लो, ये भी एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहता है, 1 है। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, प्रोटॉन भी तुम्हारे पास 1 ही आ जाएगा। 1 प्रोटॉन है तुम्हारे पास, ठीक है, 1 प्रोटॉन हो गया। निगेटिव आया हुआ है, निगेटिव का क्या मतलब होता है, आयंस में निगेटिव कब बनता है, कोई बताएगा मुझे। जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से मिल गया होगा, जब निगेटिव चार्ज में निगेटिविटी, निगेटिव बंदा मिल गया, कोई बाहर का निगेटिव बंदा तुम्हारे ग्रुप में आ गया तो तुम्हारे ग्रुप की निगेटिविटी बढ़ जाएगी ना। तो वैसे ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया है इसके पास। अगर ये न्यूट्रल होता, अगर ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है, अगर ये न्यूट्रल होता तो एक प्रोटॉन है एक ही न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन हो जाता। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले था, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक और ले लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस वाले हाइड्रोजन के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन बेवफा है, जहाँ उसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है वो खट से तुम्हें छोड़कर दूसरे के साथ चला जाता है। अब एक ऐसी चीज़ जो बदल रही है, क्या तुम उसे आइडेंटिटी बना सकते हो। हमारे आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट स्कैन होता है और रेटिना आँखें स्कैन होती हैं, 2 चीज़ें स्कैन होती हैं। हमारा फेस क्यों नहीं स्कैन होता, हमारी हाइट क्यों नहीं स्कैन होती है। आधार कार्ड जब बने तो हमारी हाइट भी स्कैन हो जाए या फिर हमारा फेस स्कैन कर लिया जाए। फेस और हाइट क्यों नहीं स्कैन करी जाती, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब ये चीज़ें अलग होती हैं, जब हम थोड़े बड़े होते हैं तब ये अलग होती हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब ये चीज़ें फेस और हाइट अलग तरीके से हो जाएंगी। इवन हाइट बुढ़ापे पे भी कम हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, और फेस तो बदल ही जाता है। अब आइडेंटिटी ही चेंज हो रही है तो हम लोगों को पहचानेंगे कैसे। छोटे की फ़ोटो अगर तुम किसी को दिखा दो, आज तुम्हारी शक्ल ऐसी है, हम लोग ऐसा करते भी हैं, हमारी बचपन की फ़ोटोज़ रखी होती है, हम अपने दोस्तों को दिखाते हैं, बता भाई ये कौन है, तो वो कोई भी नहीं बता पाएगा क्योंकि तुम्हारी आज की शक्ल चेंज हो चुकी है। छोटे पे तुम्हारी शक्ल दूसरी तरह की थी, बदल चुकी है। तो जो चीज़ बदल रही है उसे हम आइडेंटिटी नहीं मानते। फिंगरप्रिंट्स हमारे कभी नहीं बदलते, लाइफ लॉन्ग, जैसे बचपन से पैदा हुए वैसे ही रहते। रेटिना का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी वैसा ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, इसीलिए रेटिना का भी स्कैन किया जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे 0 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 11 सोडियम है, यहाँ पे 10 हैं, तो हम इसे आइडेंटिटी नहीं बना सकते। इससे हम लोग नहीं नाप सकते। मान लो कि हमने एक एलिमेंट को नापा, मान लो हमने इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर बना दिया। अब हमने एक सोडियम को नापा, कहीं हमें 11 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और जब हमने NaCl में सोडियम के नापे इलेक्ट्रॉन तब हमें 10 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये सोडियम है या कोई और एटम है। इसीलिए दिस इज़ द रीज़न why we don't make electron as एटॉमिक मास। एटॉमिक मतलब एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट होता है। मैं Z यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, समझ जाना। मैंने देखें पीछे लिखा है Z, आई थिंक सो लिखा होगा, हाँ लिखा है, एटॉमिक नंबर = Z लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ Z लिखे दे रहा हूँ। अब यहाँ पे तुम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया गया। अब तुम बोलोगे कि भैया ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम समझ गए, इलेक्ट्रॉन बेवफा है, इधर उधर आता जाता रहता है, एकदम दल बदलू टाइप का इंसान है, उसे हम लोग एटॉमिक नंबर नहीं ले सकते, ठीक है, मैं समझ गए। लेकिन भैया हमारे पास एटम में एक और पार्टिकल है और वो है न्यूट्रॉन। और अच्छी बात पता है भैया क्या है, कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में रहता है। बताइए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि एक ऐसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस में रहता हो। और आप ही ने कहा था कि न्यूक्लियस के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है वैसे न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में रहता है। तो फिर हमने न्यूट्रॉन को क्यों नहीं एटॉमिक पार्टिकल बनाया, तो हमने न्यूट्रॉन को क्यों नहीं एटॉमिक नंबर बनाया। देखते हैं व्हाई नॉट न्यूट्रॉन।
वाई नॉट न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन को क्यों नहीं बनाया गया? इसका आंसर मैं एक सिंपल सा देता हूं, बिकॉज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की वजह से अब कई लोग कहेंगे भैया आइसोटोप क्या होते हैं, हमें नहीं पता भैया आइसोटोप क्या होते हैं। तो आइसोटोप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आइसोटोप क्या होते हैं। बस अभी तुम एक लाइन में समझ लो, बिकॉज ऑफ आइसोटोप्स। बस मैं अभी यहीं पे इतना ही समझाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा रहा, सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बाद बाकी फिर तुम्हारी पूरी जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मास नंबर, जिसे हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं। क्या होता है मास नंबर? मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे और जितने न्यूट्रॉन्स होंगे उन दोनों का सम कर दो, उसी को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। बस, और कुछ नहीं है। इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये भी थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है। इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। जैसे हमने एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया था, डिनोट किया था, वैसे ही हम लोगों ने मास नंबर को ए से डिनोट किया हुआ है। बस, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये आगे कन्फ्यूज़न क्रिएट बहुत करती है। अभी देखना, आई थिंक इस लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब यहाँ पे देखो मास नंबर है, मास नंबर जो कि ए से डिनोट होता है, और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमने क्या माना था? एटॉमिक नंबर माना था, और इसे हमने किससे डिनोट किया था? जेड से डिनोट किया था। तो ए इक्वल्स टू, ए बोले तो मास नंबर, ए इक्वल्स टू जेड, जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ से जो ये जो z है इसे हम लोग इस साइड भेज देते हैं, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू ए माइनस जेड। यहाँ से हमारे पास फार्मूला आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, कि एक एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन में जैसे कि दिया जाएगा कि एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में या उसका मास नंबर इतना है, उसका मास नंबर मान लो 32 है एग्जाम्पल के लिए। मैंने तुम्हें बोल दिया एक एटम है, या फिर ऐसे लिखते हैं सोडियम है अपने पास, Na। हमारे पास सोडियम है और इसका मास नंबर कितना है, हमें ये बता दिया क्वेश्चन में, हमें दिया गया मास नंबर बोले तो ए। इसका ए तुम्हें गिवन है 23, इसका मास नंबर 23 है। और तुमसे क्वेश्चन में पूछ दिया उसने क्या पूछ दिया? Z। इसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ कितने होंगे। एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तुम्हें बताने हैं, दूसरी चीज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बताने हैं। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बताओ, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब तक लेक्चर देख रहे हो हैंड को ऐसे फोल्ड करके बैठो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हैंड को फोल्ड करके बैठो, देखो आराम से फुल कंसंट्रेशन के साथ। लेकिन जब मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ इसे सॉल्व करो, तो एक बार वीडियो को पॉज करके, लेक्चर को पॉज करके इसे एक बार ट्राई ज़रूर करो। इसे एक बार ट्राई करो पॉज करके, तब तक मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल सोडियम। आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। मैंने पूछा सबसे पहले Z, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या हैं। सोडियम का मैंने तुम्हें याद करने के लिए दिया था, मतलब कि लिस्ट दी थी पूरी, वही पीरियोडिक टेबल के 20 एलिमेंट्स, तो उसमें ये 11 नंबर पे है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है Na11, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे? 11 आएंगे, 11 प्रोटॉन्स। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात कर लें, न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या आएंगे? 23 माइनस प्रोटॉन्स कितने हैं? 11, कितना आ जाएगा? 12 न्यूट्रॉन्स। इसमें 12 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, बात समझ में आई?
अब और आगे देखते हैं और आगे क्या करना है। आई थिंक हाँ ठीक है, एक चीज़ रह गई, उसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई, उसे और लिख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट, इम्पॉर्टेंट नोट, पहला नोट क्या है, मास नंबर। और ये इम्पॉर्टेंट नोट सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मास नंबर इज अ नंबर, mass number is a number, so it don't have any unit। इस लाइन को याद रखना। हमने अभी शुरुआत में पढ़ा था एटॉमिक मास, और ये है दूसरी चीज़ है मास नंबर। मास से रिलेटेड दो चीज़ें होती हैं, एक है एटॉमिक मास और दूसरा है मास नंबर, और ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग कल पढ़ेंगे कि ये बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं। तो बच्चे इसमें इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मास नंबर और एटॉमिक मास में गलतियां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मास नंबर, इसका जैसा कि नाम है मास नंबर, ये एक सिर्फ नंबर है। दिस इज़ अ नंबर, मास नंबर। मास नंबर इज़ अ नंबर, सो इट डोंट हैव एनी यूनिट। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, ये एक सिंपल काउंट है, जैसे 1 2 3 4 5 वैसे ये एक काउंट है। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या है। इट इज़ अ सम, it is a sum of two particles, it is a sum of number of two particles। और वो दो पार्टिकल्स कौन से हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये सम है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू, मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ टू पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल्स के नंबर्स का सम है। सो इट ऑलवेज कम इन नेचुरल नेचुरल नंबर। ये जो है, सो इट इज़ अ सम ऑफ नंबर ऑफ टू पार्टिकल्स, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, इसीलिए ये हमेशा नेचुरल नंबर में ही आएगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। ना तो इसमें ज़ीरो इंक्लूड होगा, ना माइनस होगा, और ना ही फ्रैक्शन होगा, ना ही पॉइंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम्हारे क्वेश्चंस गलत कराएगी, मैं अभी बता रहा हूँ, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारे क्वेश्चंस गलत कराएगी। इट इज़ अ सम ऑफ द नंबर ऑफ टू पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल्स के सम है। कभी भी प्रोटॉन आधा प्रोटॉन नहीं हो सकता है, कभी भी 1.5 प्रोटॉन नहीं हो सकता है, 1.5 प्रोटॉन्स नहीं हो सकते हैं, डिवाइड में प्रोटॉन्स नहीं हो सकते हैं। एक पार्टिकल या तो पूरा होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये हमेशा नेचुरल नंबर में ही आएगा। ना फ्रैक्शन होगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, ना फ्रैक्शन होगी, ना पॉइंट होगा, ना माइनस होगा, ना ज़ीरो होगा। दो पार्टिकल्स का सम। इवन न्यूट्रॉन तो ज़ीरो हो सकता है, ये हम लोग कल देखेंगे। न्यूट्रॉन ज़ीरो हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। प्रोटॉन मिनिमम 1 तो होगा, जैसे कि हाइड्रोजन है, हमारे जो एलिमेंट्स की शुरुआत है पीरियोडिक टेबल में वो 1 से हुई है, H1 हाइड्रोजन 1। तुमने कभी भी किसी भी एटॉमिक नंबर को 0 से नहीं देखा होगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन नहीं होगा तो वो एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मास नंबर इज़ अ नंबर, इट डोंट हैव एनी यूनिट। मास नंबर एक नंबर है सिंपल सा, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सम है दो पार्टिकल्स का, तो ये हमेशा नेचुरल नंबर्स में आएगा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 से लेके इनफाइनाइट तक। लेकिन इसमें ना फ्रैक्शन इंक्लूड होंगी, ना निगेटिव नंबर्स इंक्लूड होंगे, ना पॉइंट इंक्लूड होगा, और ना ही ज़ीरो इंक्लूड होगा। मैंने 3 बार तुम्हें बताया है अभी, भूलना मत। कल ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कल ही देखना, इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें पता चलेगी। अब आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, लेकिन लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि तुम किसी दुकान पे गए और तुमने 10 किलो सेब लिए, तुमने 10 किलो सेब लिए। 10 किलो सेब नहीं ठीक रहेंगे, मान लो कि तुमने 10 किलो वाटरमेलन लिए। तुमने 10 kg क्या लिया, वाटरमेलन, 10 kg वाटरमेलन। और तुम्हारे पास जो वाटरमेलन आए इतने में, वो 5 आए। तुम्हारे पास जो नंबर आए वाटरमेलन्स के, वो 5 आए। तो ये 5 क्या है, ये 5 है नंबर, 5 नंबर। हमारे पास 5 वाटरमेलन आए बस।
5 वाटरमेलन आए, बात ख़त्म, 5 वाटरमेलन्स, ये नंबर है। इस 5 की कोई यूनिट नहीं है, हम इसमें कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। लेकिन इसका जो वज़न आया, जो वेट आया, वो आया केजी में, 10 केजी। बात समझे, जो हमारे पास वेट आया वो 10 केजी आया। इसकी यूनिट है ये देखो केजी। तो यही इससे सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। इससे तुम ऐसे समझ लो कि ये हमारा है एटॉमिक मास, सिमिलर बता रहा हूँ यार, नहीं तो तुम 10 केजी सर मास के एटॉमिक मास 10 केजी कैसे आ गया, लिख देता हूँ सिमिलर। इसे तुम एटॉमिक मास की तरह ले सकते हो, समझ सकते हो, और इसे तुम मास नंबर की तरह। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या, हाँ एक और डीपीपी बना रहा हूँ, कल वाले लेक्चर में डीपीपी भी दूंगा जब कल वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।